मैं गुड मॉर्निंग करा था मतलब। हाँ ठीक है। तो अब अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रपति पद की रिक्तियां। ठीक है, तो उनके रिक्ति कितने आधार पर हो सकता है ये हम लोगों को देखना है, और उसके संदर्भ में कुछ कुछ जो फैक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको देखना है। ठीक है, आप लोगों का अभी थोड़ी देर में आपका लगभग 70-80 पेज का आपके पास PDF आएगा, है ना, क्वेश्चंस का, राष्ट्रपति मतलब पूरे कार्यपालिका के संदर्भ में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग कार्यपालिका देख रहे हैं ना, और अभी का क्लास होगा आपका कार्यपालिका, और कार्यपालिका में हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? राष्ट्रपति। क्या देख रहे हो? ठीक है ना, और राष्ट्रपति के संदर्भ में आज कौन सा क्लास है आपका? तीसरा क्लास। क्लियर है ना? तो आप लोग सबसे पहले ये देखोगे कि अभी तक के आप लोग राष्ट्रपति कौन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, कहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है, और उसकी प्रक्रिया क्या होगा, है ना। तो उसके लिए प्रस्ताव कितने का जरूरत था आपका महाभियोग लगाने के लिए? 1/4। और उसके लिए आपका महाभियोग पास करने के लिए कितना मतदान चाहिए था? 2/3। कितना दिन पूरा अवगत कराना था? 14 दिन पूरा अवगत कराना था। क्लियर है ना? इसके संदर्भ में अब हम लोग देखते हैं आगे कि आखिर राष्ट्रपति पद की रिक्तियां, कि आखिर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? तो इसके संदर्भ में हम लोगों को देखना यह है कि आखिर देखिए, राष्ट्रपति पद की रिक्तियां का बोलने का तात्पर्य है कि जो उसके स्थान पर लेगा वो कार्यवाहक होगा। क्या होगा आपका? कार्यवाहक। वो पद जो है रिक्त नहीं होता है, लेकिन जो स्थायी रूप से नियुक्त है उनका क्या रिक्ति हो सकता है? तो हो सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी अवस्था है जिस पर उसकी पद की जो है रिक्तियां हो सकते हैं? क्लियर है? तो इसके संदर्भ में आपका संविधान का अनुच्छेद 62 किसके तहत? आपका 62, है ना। तो आप लोग याद रखोगे राष्ट्रपति पद की क्या है आपका? रिक्तियां। इसके संदर्भ में तो कितने आधार पर उनके रिक्ति हो सकते हैं? तो एक आप लोग याद रखोगे, है ना। इसको यदि देखते हैं हम लोग, क्लियर है। एक जनों कहाँ गए? महादेवी है, तुम्हारे संग महादेवी रहते हैं। हाँ हाँ, थोड़ी साले हो, पढ़े लिखे भराए का। ठीक है, तो एक आप लोग याद रखोगे, एक तो सबसे पहले ये है आपका कि उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाए तब। क्या होने पर? कार्यकाल पूर्ण होने पर। ठीक है ना। दूसरा आपको याद रखना ये है, राष्ट्रपति है तो दुनिया यमराज अंकल नहीं ले जाएगा, ऐसा वाला बात ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या आपका? उनके मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर, है ना, कार्यकाल के दौरान क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। ठीक है ना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, मृत्यु हो जाए तब। क्लियर है? उसके बाद में आप लोग याद रखोगे, है ना, खुद पूरे देश को संभालना है। ठीक है ना, पूरे देश को संभालना है, और पूरे देश को संभालना है तब आपको याद रखना ये है, नहीं संभाल पाया, वर्कलोड ज़्यादा हो गया। पहले तो पुचारी राष्ट्रपति बना समझ में आए ना? जैसे कि छोटे छोटे बच्चे थे तो कैप्टन बनने के तैयार रहते थे कि नहीं? समझ में आया? और उसके बाद में 2-3 दिन बने कैप्टन, और अपने अबे चुप बैठ गुरु जी पावर में, और बाद घर से बाहर, स्कूल छुट्टी हो गया, बाहर निकले। अब जो पीछे वाले 3-4 लोग थे ना, साइज में बड़े, समझ गए, अब गली में दे भका भक उमार में स्कूल में मला उमार में, हाँ कि ना, बेचारा सौंप उतर के 2 दिन में। समझ में आए ना? तब ऐसी स्थिति में क्या है आपका? त्याग पत्र। क्लियर है? खुद त्याग दे। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है? ठीक है ना। उसके बाद में आपको याद रखना है कि वो तो, जैसे कि आपका याद रखना यह है, निर्वाचन, यदि उनका बनने के बाद निर्वाचन क्या हो जाए? अवैध घोषित हो जाए। क्या घोषित हो जाए? अवैध घोषित हो जाए। ठीक है ना। एक आपको याद रखना है, क्या घोषित हो जाए आपका? अवैध। क्लियर है? हाँ कि ना? निर्वाचन जो है क्या घोषित हो जाए आपका? अवैध घोषित हो जाए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग चलोगे, इसको लाइट नहीं कर दी है ना? हाँ ठीक है ना। तो एक आप लोगों को याद रखना ये है आपका, एक और क्या स्थिति आ सकता है आपका? महाभियोग, जिसको आप लोग पढ़ चुके हो। अब इतने में इसको व्हाइट में लिखे, इसको इसमें क्यों लिखे भाई?
तो आप लोगों को याद रखना है, ये हमको पता रहेगा कि इसका कार्यकाल हमको कब खत्म होना है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्या उसका कब निकल लेगा दुनिया से हमको पता है क्या? इस तारीख को निकल लेगा राष्ट्रपति। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा बात यह है कि यदि वो त्याग पत्र दे, अचानक मूड माड़ उनका खराब हो गया, ठीक है, त्याग पत्र के संदर्भ में, तो पता थोड़ी रहता इतने दिन बाद आदमी त्याग पत्र देने वाला है। यानी कि इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, ये हमको पता नहीं है कि वो कब हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? एक मोटा मोटी आपको याद रखना है, ठीक है ना? ये तो पता चल जाता है कि उनका कार्यकाल पूर्ण होने पर। क्लियर है? आपको याद रखना है अमुक कारण से, ठीक है, अमुक कारण से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना ये है 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति के पद का पुनः निर्वाचन या उनके पद की पुनः भरण कितने माह के अंतर्गत करना है आपको? 6 माह के अंतर्गत। कितने माह के अंतर्गत? 6 माह के अंतर्गत, ठीक है ना? यहां पर अब एक एक ठोकर कंडीशन देखेंगे तो आप लोग एक मोटा मोटी देख लीजिए। क्लियर है? यहां पर एक और अंतर आपको याद रखना, पढ़ेंगे अभी सब चीजों को फिर से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से अंतर को हम लोग देख लेते। एक आपको याद रखना है, कार्यकाल पूर्ण होने पर अगले इनके उत्तराधिकारी आने तक का, है ना, राष्ट्रपति ही कार्य करेगा, या फिर इनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले क्या कराना है? चुनाव करवाना है, ठीक है? तो जाहिर है कि इस स्थिति में राष्ट्रपति के बाद कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा, कार्यवाहक नहीं होगा। यहां पर कोई भी कार्यवाहक नहीं होगा, ठीक है ना? लेकिन यहां पर यदि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, उनका निर्वाचन अवैध हो जाए, या फिर उनके ऊपर महाभियोग लग जाए, ठीक है ना, ऐसे स्थिति में कौन काम करेगा? आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन काम करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और इस कार्यवाहक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति ना हो तब भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश ना हो तब, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश लोग भी ना हो तब बताओ। उतने सारे हैं, कैसे नहीं रहेंगे भगवान। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को याद रखना है ना? तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। किस स्थिति में? मृत्यु, त्यागपत्र, अवैध या फिर महाभियोग। क्लियर है ना? कार्यकाल पूर्ण होने वाली स्थिति में आपको याद रखना है किसी भी प्रकार का कार्यवाहक का आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है? इनका सीधा पूर्णकालिक और दूसरा राष्ट्रपति जब तक नहीं आएगा तब तक का जो वर्तमान राष्ट्रपति वो क्या करेगा? आपका कार्यकाल पूर्ण, मतलब उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है? तो उपराष्ट्रपति निम्न में से किस अवस्था पर आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर, ठीक है ना, मृत्यु हो जाने पर, त्यागपत्र देने पर, या फिर उनके निर्वाचन अवैध हो जाने पर। तो किस पर नहीं करेगा वो? तो ये समझ में आ जाएगा, है ना? तो वहां पर यही सब गड़बड़ करता है, ठीक है? आगे बढ़े अब। तो अब आपको देखना ये है, अब एक एक ठोके संदर्भ में चलेंगे हम लोग, ठीक है ना? यदि कार्यकाल पूर्ण होता है ना, तो ये आपको याद रखना है उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले क्या कराने लेने तहत आपका चुनाव। क्लियर है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है ना? उसके बाद में आप लोगों को याद रखना है, फिर जब तक का चुनाव नहीं हुआ तब तक अपने पद पर कौन बना रहेगा? आपका तत्कालिक राष्ट्रपति, अपने उत्तराधिकारी के आते तक। क्लियर है? यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाए, है ना, उस अवस्था में कौन कार्य करेगा? आपका कार्यवाहक। उपराष्ट्रपति मत बोलना, क्या बोलना? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन? आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्लियर है ना? जो कि कौन हो सकता है? आपका उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्लियर है? ये आप लोगों को याद रखना है। वो अपना त्यागपत्र, तो अपना त्यागपत्र किसको देगा भाई? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देगा? सूचित करेगा। यहां तक पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है ना? उसके बाद में आपको याद रखना है, यदि उनका निर्वाचन अवैध हो जाता है, उनका निर्वाचन क्या हो जाता है? अवैध हो जाता है। मान लो निर्वाचन हुआ,
निर्वाचन के दौरान ये पाया गया कि उन्होंने जबरदस्ती किसी राज्य की विधायक दुनियादारी अपने शासन क्षेत्र प्रभाव के अंतर्गत पैसे के कारण से किसी भी कारणवश से जो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक तरीके से वो जो है चुनाव को जीते हैं, ऐसा यदि बाद में उनके बनने के बाद जांच के दौरान पाया जाता है और जांच में ऐसा पाया जाता है और उनके चुनाव को अवैध घोषित कर देते हैं, तो जाहिर है कि वह उनका पद क्या हो जाएगा, आपका रिक्त हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना ये है, वो जितने भी दिन मान लो जाए वो आज शपथ ले लिया, अब 6 माह बाद उनका सुनवाई हो रहा है कि इनका चुनाव क्या है, आपका अवैध है। क्या है, आपका अवैध है। तो 6 माह के दौरान वो राष्ट्रपति था कि नहीं था? इस 6 माह के दौरान जो भी कृत्य किया जा रहेगा वह असंवैधानिक नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि वह काम को हम क्या मानेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा किया गया ही कार्य मानेंगे, भले ही उसका निर्वाचन बाद में क्या हो जाए, अवैध घोषित हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन लोगों का तो घूम रहे हैं, कैसे करें? बुला दो ना उनको। मोर शासन काले आसानी से थोड़े ठीक हो ही। नहीं हुआ है, नेट ही नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई। और दूसरे में देख लो ना। तो चलिए हो गया, आगे बढ़ें। अब एक स्थिति आपका महाभियोग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ कि ना, कि महाभियोग आपका किस कारण से लाया जाएगा? संविधान के उल्लंघन के, अतिक्रमण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान का अतिक्रमण। क्लियर है ना? कहाँ पर लाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन, ठीक है ना। जिस सदन में लाया जाएगा उसका कितने लोगों का प्रस्ताव होना चाहिए? 1/4 सदस्यों का। और कितने से पास होना चाहिए? 2/3। राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व अवगत कराना है? 14 दिन पूर्व। क्लियर है? और जैसे आपका महाभियोग पास हुआ उसी दिन से उसका पद क्या हो जाएगा? रिक्त माना जाएगा। अब रिक्त हो गया तो कौन कार्य करेगा? अब आपका कार्यवाहक। ये तो हो गया रिक्तियां, ये क्या हो गया? रिक्तियां। दूसरा हो सकता है अनुपस्थिति। क्या है आपका? अनुपस्थिति से तात्पर्य क्या है आपका कि देखो, रिक्तियां का मतलब है कि अब वह दोबारा उस पद को धारण नहीं करेगा, कोई दूसरा के माध्यम से उसको करेंगे। अनुपस्थित का मतलब यह है कि वो एक दिन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो राष्ट्रपति क्या अनुपस्थित रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? मान लो जाए उनको कोई शारीरिक कारण से बोला कि भाई मेरे को एक डॉक्टर ने कुछ बोल दिया, ठीक है, ऐसे भी बुजुर्ग लोग बनते हैं कि आपको एक महीना बेड रेस्ट लेना है, लेकिन पद है। समझ में आया कि नहीं आया? पद की लालसा, मानव की लालसा जो है कभी खत्म होता नहीं है, हाँ कि ना। वो एक बार बिस्तर पड़ी 2 दिन और जीवित, तब बोले 1 दिन रह रही थे और राष्ट्रपति इसे की दी। समझ रहे हैं, हाँ कि ना। तो ऐसे स्थिति में आप लोगों को याद रखना ये है आपका कि किसी कारणवश से उनको माजा बोल दिया, किसी भी कारणवश से वो देश से बाहर चले गए किसी अपना व्यक्तिगत कारण से, ठीक है ना, उनका तबीयत खराब होगा जिसके कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, तो बोलेगा कि जब तक वे ठीक नहीं हो, कि जब तक मैं अपना उपस्थिति दर्ज कराने में समर्थ नहीं हूँ, तब तक के क्या करेगा आपका? उसके जगह में कौन संभालेगा? आपका कार्यवाहक। कौन संभालेंगे? आपके कार्यवाहक। और ये कौन होगा? आपका उपराष्ट्रपति। कौन होगा? आपका। तो ये आप लोगों को याद रखना ये है। बाकी जो 4 कंडीशन है
ठीक है ना, उसमें उपराष्ट्रपति नहीं तो ये नहीं तो ये। अनुपस्थिति की स्थिति में केवल कौन संभालेगा? आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, दूसरा बात आपको याद रखना ये है, आखिर जो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे इनकी शक्ति क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको याद रखना यह है कि कार्यवाहक का शक्ति उसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से राष्ट्रपति का रहता है, यानी कि उनके समतुल्य। ठीक है, कार्यवाहक हो तो इसको नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वो जैसे ही आपका राष्ट्रपति के पद के कृत्यों का निर्वहन करेंगे तो वो फुल प्रूफ क्या बन जाएंगे? आपका उस समय के लिए राष्ट्रपति की शक्ति उनको पूरा मिल जाएगा। क्लियर है? इतना ही है आपका इनके रिक्ति और इनके अनुपस्थिति के संदर्भ में। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो कितने कारण से इनके पद जो है रिक्त हो सकता है? 5 कारण। पहला, उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाए। दूसरा, पद मृत्यु। तीसरा, पद त्याग। चौथा, अवैध। और पांचवा, महाभियोग। ठीक है, एक देश की जनता उनको ना करे तो महाभियोग, खुद वो करने में सक्षम हो तब त्यागपत्र। ठीक है ना, यमराज अंकर बुला ले तब। ठीक है ना, हाँ कि ना? तो ये आप लोगों को याद रखना है, याद रहेगा। आगे बढ़े अब हम लोग सीधा चलेंगे इनके, है ना, राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें। तो ये आप लोगों को याद रखना है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, तो राष्ट्रपति पद की शर्तें के संदर्भ में आप लोग देखोगे, एक तो वह याद रखना है जो राष्ट्रपति बनेगा वह विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखो, 2 चीज यहां पर याद रखना, क्या कोई विधायिका का सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो चुनाव लड़ सकता है। समझ रहे हो? प्रणब मुखर्जी जी जब राष्ट्रपति बने थे उस समय मंत्री के पद पर थे कि नहीं थे? और विधायिका के सदस्य रहे होंगे तभी तो वो मंत्री थे, है ना? लेकिन चुनाव लड़े। राष्ट्रपति पद को धारण करने के दौरान वह नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? वहां पर कंडीशन ऐसी कर देता है, क्या कोई राष्ट्रपति विधायिका का सदस्य, चाहे वह राज्य विधायिका रहे चाहे फिर केंद्रीय विधायिका रहे, इनका सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है? तो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना, लेकिन यही विधायिका का सदस्य यदि राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया तो पद को धारण करने से पहले उनको इसके क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वह विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं ना, चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति पद धारण करने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वह विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, लाभ का पद यानी कि आपको याद रखना, लाभ का पद यानी कि जिससे आपको वेतन मिले, जिससे आपको वेतन मिले। यदि सरकार से, लाभ का पद का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मेरे को पैसा मिल रहा है तो मैं लाभ के पद में हूँ, ये नहीं है। ये सरकार का संस्था नहीं है। समझ रहे ना? तो ऐसे कोई भी सरकारी अंश से आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसे कोई संस्था जहाँ से सरकार उनको अनुदान दे, चाहे वह अर्धशासकीय हो, चाहे अनुदान दिया गया हो, चाहे शासकीय हो, यदि सरकार से आप वेतन ले रहे हो, है ना, तो वो सब क्या कहलाएगा? आपका लाभ का पद। एक चपरासी लाभ का पद है कि नहीं है? है ना भाई, सरकार से वेतन ले रहे हो ना आप, हाँ कि ना? तो ये सब क्या कहलाएगा? आपका लाभ का पद। तो वह लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हाँ कि ना? जैसे कि कोई संस्था है, जैसे कि आपका ये एनएमडीसी है, एनएमडीसी में किसी पद पर कार्यरत है तो एनएमडीसी सरकार की कंपनी है ना, हाँ कि ना? बीएसपी सरकार की है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का है कि नहीं है? तो वहां पर जितने भी लोग कार्यरत हो सब क्या है? आपका लाभ का। मैं बोला चाहे वह सरकारी कंपनी हो, चाहे अर्धशासकीय हो, चाहे सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था हो। समझ रहे हो ना? ये सब का क्या कहलाएगा? आपका लाभ का पद। ठीक है, यानी कि सरकारी अंश से आपको 1 रुपया भी वेतन मिल रहा है तो आप क्या कहलाओगे? लाभ के पद धारण करता कहलाओगे। तो एक आपको याद रखना है कि वह लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको याद रखना यह है, उनको एक तो राष्ट्रपति भवन आवंटित किया जाएगा, ठीक है, और उनके समस्त खर्चा सरकार उठाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, याद रहेगा। और उनके वेतन और भत्ते और पदावधि में, है ना, किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और वर्तमान में उनका पेमेंट कितना है? आपका
5 लाख रुपए। कितना है आपका? 5 लाख रुपए। ये आप लोगों को याद रखना है। तो 5 लाख वेतन चाहिए तो देख लो थोड़ा बहुत, है ना। 5 साल तक कूद कूद के खाओगे ठीक है। पूरा आवास मिलेगा आपको, राष्ट्रपति भवन, हाँ कि ना। 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन देश को संबोधित करोगे। हो गया, आगे बढ़े? हो रहा है कुछ? तो चलिए आगे बढ़े। अब इसके साथ ही साथ आपको याद रखना ये है कि वह जब चुनाव लड़ने के लिए जाएगा तो उनके पास कितना प्रस्तावक होना चाहिए? 50। कितना अनुमोदक होना चाहिए? जेब में कितना रुपए रहना चाहिए? कितना हजार? क्लियर है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ कि ना? ठीक है। इसके बाद में एक आप लोगों को याद रखना है, आपराधिक कृतियों से उन्मुक्ति। आपराधिक कृतियों से उन्मुक्ति अर्थात यदि वह कोई अपराध कर देता है तो राष्ट्रपति को जेल में नहीं डाल सकते हो आप लोग। समझ में आए ना? मान जाए कब तक का नहीं डाल सकते हो? समझ रहे हो ना? पुलिस वाले गए, कुछ आपराधिक कृत्य कर दिया उन्होंने, है ना। आपराधिक कृत्य के पुलिस वाले गए, हम लोग आ रहे हैं आपको गिरफ्तार। कौन लगते हैं? मैं कौन हूँ? राष्ट्रपति। चल 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 निकल। समझ ना? तुरंत उनको लात मार के भगा दिया। ठीक है, चलते हैं, बाहर निकल, बाहर निकाल, कोनो नहीं जाना सकते। ठीक है। अब पुलिस वाला रात है रा तो 5 साल हो गए गेट्टे से मेरे खड़े रही हो तो गेट ले निकल तो गिलावत लेगा। हाँ की के समझ में आया कि नहीं है? तो उनको उन्मुक्ति तब तक है, यानी छूट। क्या बोल देते हम लोग? छूट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये छूट जो है केवल कब तक है? जब वह राष्ट्रपति पद को धारण किए हुए हैं तब तक का। जिस दिन वो राष्ट्रपति पद से, है ना, मुक्त हुए, राष्ट्रपति पद उनका छूटा, उसी दिन उनका क्या हो जाएगा? आपका वह सामान्य व्यक्ति उनके उस आपराधिक कृतियों के लिए, समझ रहे हो ना, बाद मतलब दंड मिलेगा। यहाँ पर समान नागरिक संहिता है, जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया उसका दंड यहाँ पर मिलना है। लेकिन आपको याद रखना है उनको जो है आपका किस कारण से, आपका राष्ट्रपति होने के वजह से, है ना, आप जो है उनको नहीं दिया जाएगा, है ना, किसी प्रकार का। तो ये दंड से उन्मुक्ति। हाँ, लेकिन आपको याद रखना ये है कि आपको एक तो सबसे पहले आपको लोग याद रखिएगा कि उनके ऊपर जैसे कि किसी व्यक्तिगत कार्य के, मतलब व्यक्तिगत अपराधों की वजह से, समझ में आया ना, व्यक्तिगत यदि कोई अपराध कर देता है, वो जो अपने व्यक्तिगत कृत्यों की वजह से, जो उनका अपना पर्सनल थॉट, समझ ना, उनकी वजह से कोई अपराध करता है तो उनको 2 माह पहले सूचित करके, कितना महीने पहले? 2 महीना पहले सूचित करके उनको गिरफ्तार किया जा सकता है ना। गिरफ्तार नहीं करेंगे, अभियोग चलाएंगे। क्या चलाएंगे? अभियोग। ठीक है। फिर वो सिद्ध हो जाएगा और जैसे ही आपको याद रखना ये है, गिरफ्तार नहीं होगा किसी हालत में, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। पर्सनल कारणवश से यदि उनका कृत्य के, वो आपराधिक कृत्य किए हैं तो उनको 2 महीना पहले क्या देंगे हम लोग? नोटिस देंगे और उसके ऊपर क्या चलाया जाएगा? अभियोग। क्या चलाया जाएगा? अभियोग। अभियोग सिद्ध हो जाएगा तो उनको दंड दिया जाएगा। लेकिन वो दंड प्रारंभ कब होगा? जब वह राष्ट्रपति पद से मुक्त हो जाएगा तब होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गए ना? इसमें कोई दिक्कत है और किसी को? ठीक है। तो आप लोग याद रखना है कि उनको जो है दोष सिद्ध के संबंध में उन्मुक्ति है, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इनके कार्य में। किसमें चलेंगे? कार्य, कि आखिर राष्ट्रपति की शक्ति एवं उनके कर्तव्य। राष्ट्रपति की शक्ति एवं उनके कर्तव्य, अगला टॉपिक यही अब आपका मेन टॉपिक है। यहां से आपका सीजीपीएससी मेंस चालू होता है। समझ रहे हो? यही मेंस है ना। जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे। क्लियर है? तो एक आप लोगों को याद रखना है। अब हमारा मूल टॉपिक रहेगा आपका, है ना, राष्ट्रपति की शक्ति है ना एवं कर्तव्य। क्लियर है? अब इसके संदर्भ में सबसे पहले आप लोग देखोगे इनका, है ना, कार्यकारी शक्ति। क्या देखोगे? कार्यकारी शक्ति। मतलब वह उसी कार्य के लिए बनाया गया है। ठीक है। उस कार्य को करना उनके लिए क्या है? अनिवार्य है। ये क्या है? आपका कार्यकारी शक्ति। क्लियर है? मतलब जो भी उस पद को धारण करेगा उनका काम ही है इस कार्य को करना। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हम उसका क्या देखेंगे? कार्यकारी शक्ति। ठीक है। कार्यकारी शक्ति से जाओगे तो देखिए यह जो है भारत में, है ना, संसद का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? आपका संसद का अभिन्न अंग होता है। और
भारत जो है लोकतंत्र है, यहाँ पर आपका कानून के आधार पर ही शासन चलता है, शासन का कानून है ना। तो आप लोगों को याद रखना है इनका विधायी शक्ति, फिर क्या देखेंगे, विधायी शक्ति, यानी कि विधायिका के संदर्भ में इनकी क्या क्या शक्ति है, विधायिका के संदर्भ में इनकी क्या क्या शक्ति है। विधायिका का काम क्या है, विधि बनाना, क्या बनाना, विधि बनाना। तो विधि बनाने के संदर्भ में उनकी क्या क्या शक्ति है, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद में आपको याद रखना है इनकी वित्तीय शक्ति, क्या आपका वित्तीय शक्ति। आप लोगों को क्या है, समस्त काम दे देगा, ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, दुनियादारी कार्य करना है, एला ला लेना, ओला लाना, पैसा नहीं देता, कामाला किडनी बेच के हाँ कि ना। तो ये आपको याद रखना है, इनको भी तो चाहिए ना भाई, हाँ कि ना। घर का बुजुर्ग है, उनको बोलोगे ये काम करना है, वो काम करना है, काम करना है, पैसा तुम खर्चा कर, वो काम मैं कर रहा है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उनको बोला कि संतुष्ट करना क्या है आपका वित्तीय शक्ति, हो गया। फिर आपको याद रखना है इनके पास न्यायिक शक्ति है, क्षमादान वगैरह है कि नहीं है इनके पास। तो इनके पास क्या आपका न्यायिक शक्ति, मतलब जो न्यायालय दे सकता है, तो न्यायालय के समान कुछ शक्ति प्राप्त है क्या उनको, तो हाँ, क्लियर है। ये पीटी में आप मतलब मेंस जब आप लोग लिखोगे तो 2 नंबर का सवाल आता है कि राष्ट्रपति की शक्ति एवं कर्तव्यों को बताइए, तो केवल इन्हीं को लिखना है, समझ रहे हो। केवल ये जो पीला पीला बाबू कही है ना उनको, हाँ कि ना, हाँ ठीक है। 2-4 नंबर के सवाल में यदि वो स्पेशली पूछेगा कि राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों का वर्णन कीजिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों का वर्णन कीजिए, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से हम क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए, दुनियादारी, एक ही लाइन में आएगा आपका 10 से 15 नंबर के सवाल में राष्ट्रपति के शक्ति एवं कृत्यों को बताइए, ठीक है। सबका छोटा थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, सबका एक साथ मत गुण देना भाई, मतलब यदि पूरा आ जाएगा 10 है ना, 10 का मतलब यदि 10 नंबर का सवाल आता है और राष्ट्रपति की शक्ति एवं कर्तव्यों को बताइए 10 नंबर के सवाल में, और ये अपने आप में 10-15 लाइन है और इसी को पूरा गोद दी है, निबंध बन जाएगा, बता रहा, समझ रहे हो ना। तो 2-3 इसका, 2-3 इनका, 2-3 इनका, 2-3 इनका, 2-3 इनका, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ऐसे करके आपको 10 नंबर का आंसर देना है। एक ही ठोका पूछ देगा 10 नंबर में मान लो, तब फिर लिखो उनके ऊपर जितना लिख सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन वहां पर उचारी मत देना ना, जाना तो सब भला यही भला लिख दे, होती जगह खत्म और पूरा जगह पे हो गया तो का भर लिखते हैं कार्यकारी शक्ति और बाकी तहने अशक्ति हो गया, समझ रहे हो। तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा एक आपको याद रखना है इनका कूटनीतिक शक्ति, क्या है आपका कूटनीतिक शक्ति, मतलब दूसरे देशों के साथ, है ना। तो ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, शब्दों पे ध्यान नहीं देना है, भावनाओं को क्या करना है, समझना है। आगे बढ़े अब, तो चलिए हो गया। इसके बाद में आप लोग देखोगे सैन्य शक्तियां, कौन सी शक्ति, सैन्य शक्तियां, है ना। क्योंकि आपको याद रखना है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। बचपन से पढ़ते हुए आए हो ना, यही बात तो याद हुई तुम अल्लाह आगे ना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। बचपन में पढ़े थे कि नहीं, हाँ वही वाला है। अरे यार क्या आपका सैन्य शक्ति हो गया। आप लोगों को एक नोट्स होगा, देखना, उसमें भेज होगा। घर में मेरे मैडम जो बात कर रहे थे ना, मैं उसी को लिख डाला था ऐसे ऐसे फिर काटा हूँ उसको ऐसे ऐसे करके, हो गया। तो चलिए अगला, ठीक है ना। अगला है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपातकालीन शक्ति। कौन सा शक्ति आपका, आपातकालीन शक्ति। इतने को हम लोग पढ़ेंगे पुस्तकीय आधार पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग एक बार उसके और शक्ति को उल्टेंगे, दूसरे तरीके से पढ़ेंगे उसको। भाग 1 में क्या कर सकता है, भाग 2 में क्या कर सकता है, भाग 3 में क्या कर सकता है, ऐसे करके जितने भी भाग है उसमें क्या क्या कर सकते हैं सबको पढ़ें। यही रिपीट होगा, यही क्या होगा, रिपीट होगा। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन उससे क्या होगा, एक थॉट बनेगा कि हाँ राष्ट्रपति ऐसा कर लिया, राष्ट्रपति ऐसा कर लिया, समझ में आया ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कार्यकारी शक्ति, यानी कि जो इस कार्य के लिए मतलब, तो चलो अगला टॉपिक, मूल टॉपिक रहेगा क्या आपका, कार्यकारी।
ठीक है, जिसके लिए बना गया है ना। तो एक आपको याद रखना यह है, ठीक है, कल मैं 78 बोल दिया था ना, 77 था। हाँ हाँ, 78 में क्या होता है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है राष्ट्रपति को सूचित करना, है ना। विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति को सूचित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है। तो एक आप लोगों को याद रखना है इसका। अब कार्यकारी शक्ति को देखते हैं, तो एक आपको याद रखना है शासन संबंधी शक्ति। कौन सा आपका, शासन संबंधी शक्ति, है ना। नियुक्ति संबंधी शक्ति कि वह किस किस की नियुक्ति कर सकता है, ये उनके कार्यकाल, मतलब ये इन्हीं कार्यों को लेकर इनका मूल हम लोग क्या किए हैं, आपका इस पद का सृजन किए हैं। मतलब जो भी राष्ट्रपति के पद पे बैठेगा उनको ये कार्य करना अनिवार्य है, उनके अतिरिक्त इस कार्य को और कोई नहीं कर सकता है। क्लियर है। उसके बाद में याद रखना है आयोगों का गठन करने की शक्ति, आयोग के संदर्भ में गठन करने की शक्ति इनका। क्लियर है। उसके बाद में आपको याद रखना है ना, शासक के रूप में शक्ति, है ना, शासकों के, है ना, रूप में शक्ति, मतलब शासक के रूप में शक्ति है, आपको याद रखना है। ये ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ नहीं रहता है, आपके लिए निकाले हैं भाई जानबूझ के, समझ रहे हैं ना। ऐसा लिख मत देना, बता रहा हूं मेंस में, ठीक है। ये आपका कीवर्ड रहेगा, क्या रहेगा, कीवर्ड, समझ रहे हो। तो देखिए शासक के एक एक को समझते हुए जाएंगे। एक शासन संबंधी शक्ति, तो शासन संबंधी शक्ति क्या क्या है भाई उनके पास, तो आपको याद रखना है भारत सरकार के समस्त कार्य किसके नाम पर किया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। तो जैसे राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा तो उनके कार्यकारी शक्ति कि मेरे नाम पे क्यों नहीं किए हो, सबका मेरे नाम पे करना चाहिए, काहे नहीं किया तुम लोग, ऐसा करके। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक आपको याद रखना है भारत सरकार की समस्त कार्य किनके नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर होगा। संविधान के अनुच्छेद 77 बोलता है कि भारत सरकार के सभी कृत्य किसके नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर होगा, ठीक है। इसके लिए वह नियम बना सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या क्या कार्य होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अन्य आदेश और अनुदेश दे सकता है वो, ठीक है, कि समस्त कार्य जो है किसके नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर होगा। और ऐसे कार्य कृत्यों के लिए, है ना, ऐसे कार्यों के लिए वह अनुदेश दे सकता है, नियम बना सकता है। ये आप लोगों को याद रखना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है, अगला हम लोग चलते हैं 78 में, ठीक है। किस में चलते हैं, 78 में। वह शासन संबंधित कृतियों के लिए, है ना, प्रशासनिक कार्य और विधायिका के प्रस्तावों के संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। नहीं है समझ में। प्रशासन के कार्यों, विधायिका के कार्यों के संदर्भ में प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, आगे ना। तो 77 और 78 इसके किसके कार्य में जाएगा, शासन संबंधी। समस्त कार्य किसके नाम पर होगा, राष्ट्रपति, और इसके लिए वह नियम और कानून अनुदेश दे सकता है। दूसरा बात, शासन संबंधित कृतियों के लिए, विधायिका संबंधित विधि निर्माण के प्रक्रिया के संदर्भ में वह प्रधानमंत्री से क्या कर सकता है, आपका जानकारी मांग सकता है, ठीक है। तो 77 उनके नाम पर और 78 जानकारी मांगना, यानी मंत्रिमंडल से वो जानकारी मांग सकता है ना। तो ये आपको याद रखना है, याद रहेगा। उसके बाद में हमको देखना है वो किस किस की नियुक्ति करता है, किस किस की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ना, आपका वह पूरा मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना जी। तो 74-75 में हम लोग देखते हैं आपका कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि वहां पर बाउंडिंग है कि वह किसी को भी मुंह उठा के प्रधानमंत्री नहीं बना देगा राष्ट्रपति, ये चल मैं राष्ट्रपति हूं, हाँ तो तुरंत प्रधानमंत्री बना देता हूँ, वाह, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री वो उन्हीं को बनाएगा जो लोकसभा में बहुमत दल का क्या होगा, नेता होगा। किसमें, संसद में नहीं, लोकसभा में। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर यदि बोल दिया जाए कि नियुक्ति, है ना, तो किसका नियुक्ति करेगा, ये प्रधानमंत्री का। किसका नियुक्ति करेगा, ये मंत्रिमंडल का। किसका नियुक्ति करेगा, मंत्रिमंडल का। समझ में आया ना। और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही यह अन्य मंत्रियों के विभागों का आवंटन करेगा कि कौन से मंत्री कौन विभाग, कौन से मंत्री कौन विभाग, कौन से मंत्री कौन विभाग, ठीक है ना। इसका आवंटन कौन करता है,
राष्ट्रपति। लेकिन आपको याद रखना यह है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में उन्हीं को नियुक्त करेगा जो लोकसभा में क्या होगा, बहुमत दल का नेता होगा। क्लियर है ना। दूसरा बात, मंत्री की नियुक्ति करेगा लेकिन किसकी सलाह पर करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखो चलो उसको मंत्रिमंडल में पढ़ेंगे, अभी इसके बाद मंत्रिमंडल आएगा तब, नहीं तो यहीं पे कचर पेचर हो। आगे बढ़ें, ठीक है ना। तीसरा, वह मंत्रियों को उनका विभागों का आवंटन करेगा लेकिन किनकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो ये तीन आप नियुक्ति मंत्रिमंडल के संदर्भ में आप लोगों को याद रखेगा, ठीक है ना। संविधान का अनुच्छेद 76 बोलता है कि वह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। क्लियर है ना। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति। कौन करता है आपका, राष्ट्रपति, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोग सीधा चले जाओ 148 में, है ना, कौन सा है, का, ठीक है ना। वह भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, वह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति भी पढ़ रहे हैं ना। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। किसी को डाउट जा रहा है इसमें। और जब आप चुनाव आयोग पढ़ोगे तो चुनाव आयोग हमारे यहाँ त्रिसदस्यीय है। कितना है आपका, त्रिसदस्य, यानी कि 3 प्रमुख अधिकारी हैं उनके, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। समझ में आया कि नहीं आया, एक मुख्य और 2 अन्य। इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है आपका, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रियों के विभागों का आवंटन, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, है ना, ठीक है ना। उसके बाद में आपको याद रखना ये है ना, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है आपका, राष्ट्रपति, है ना। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है आपका, राष्ट्रपति। याद रहेगा। तो वित्त आयोग का गठन हो चाहे वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति हो, कौन करता है आपका, राष्ट्रपति करता है। ये आप लोगों को याद रखना है। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280, हाँ कि ना। तो इतने चीजों को आपको याद रखना है, उनके किसके संदर्भ में आपका हो गया। आगे बढ़े अब। तो चलिए एक बार फिर से देखना है, नियुक्ति के संदर्भ में सबसे सर्वोच्च, है ना, आपको याद रखना है कौन सा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के बाद विभाग, विभाग के बाद महान्यायवादी, महान्यायवादी के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, कैग जिसको बोलते हो आप लोग, है ना। उसके बाद में कौन आया आपका, हाँ, चुनाव आयोग, वित्त आयोग भी बोल दो, कोई जरूरी नहीं है लाइन से बोलना, हाँ कि ना। लाइन से कौन कौन सा पढ़ा है, पेपर में नहीं आने वाला है, समझ में आया ना। तो एक आपका चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, है ना। इतना आप लोगों को याद रखना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। और राज्यों के राज्यपाल, तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं आयोग में, किसमें चलते हैं, और एक आपको याद रखना, क्षेत्रीय परिषद देखे थे हम लोग, क्षेत्रीय परिषद जी, हाँ कि ना। तो क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में भी इनका ही है, अंतर्राज्यीय परिषद में भी यही आएंगे अभी, ठीक है ना। तो एक आप लोग याद रखिएगा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना, अल्पसंख्यक आयोग, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आयोगों का गठन कौन करेगा आपका, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। और शासक के रूप में, है ना, ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों का वह खुद क्या होगा, प्रशासक होगा। केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होगा, वह प्रशासक होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, हाँ कि ना। राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है ना भाई वो सब, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब चले आगे, इतना याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इतने को आप लोग लिख लोगे। अब आपके पास सवाल आता है मेंस में, राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।
या समझाई, तो क्या क्या लिखोगे आप लोग? ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है भारत का, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ ना, ठीक है। तो एक आप लोगों को याद रखना ही है आपका कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है ना। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, इस नाते उनको अनेक शक्तियाँ प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, अनेक शक्तियाँ उनको, है ना, प्राप्त हुए हैं। इन्हीं में से एक शक्ति है उनका, कौन सा शक्ति? कार्यकारी शक्ति। और अपने कार्यकारी शक्ति के तहत वह निम्न कृत्यों का निर्वहन करते हैं। पहला, वह भारत के प्रधानमंत्री, है ना, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें विभागों का आवंटन करता है। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? एक ही लाइन में तीनों हो गया। वह भारत के, है ना, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। वह संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग तथा वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है ना। एक एक लाइन में एक एक ठोको मत लिखना, दो तीन को ज्वाइन कर करके लिख देना, ठीक है ना। तथा वह राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है। ऐसे करके फिर इनका कार्यकारी शक्ति यहीं पर आप लोग क्या कर दोगे? समाप्त कर दोगे, ठीक है ना। 3-4 नंबर के सवाल में आएगा ये। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? इतना लिख लोगे ना, प्रैक्टिस करके देखना मेंस के पर्पस पर। क्लियर है? आगे बढ़े अब चलिए, अब आप लोग देखना ही है। अब इनका चलते हम लोग विधायी शक्ति। कौन से शक्ति? विधायी शक्ति। अभी 10:30 हुआ ना, 11:30 बजे तक बैठने ना आप लोगों को। किसी नींद आवत है? तो चलिए विधायी शक्ति देखें अब। क्या बोलते हैं? ब्रेक लेना है? तो चलो ठीक है, ब्रेक ले लो 5 मिनट का। हाँ तो चलो बंद करवा दो। एक घंटे से ज़्यादा अपलोड नहीं होगा बोलते हैं ना।